सुनिए दोस्त, एक टॉपिक है मेरे पास विद द नेम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है जी, विद द नेम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। अब ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को, ठीक है। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस यहाँ से निकल पाएंगे, तो थोड़ा टॉपिक को समझने की कोशिश करना। इस टॉपिक की शुरुआत हुई आपके बचपन से, जब आप स्कूल में हुआ करते थे 11th स्टैंडर्ड में। ये टॉपिक आपने अनजाने में पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा याद दिलाता हूँ मैं आपको एक रफर की हेल्प से। रफ मतलब नॉट दैट मच रेलिवेंट कंसेप्ट है बस। जब आपने पहली बार माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर थ्योरी पढ़ी, वहां पे एक टॉपिक पढ़ा था आपने, अल्फ्रेड मार्शल अप्रोच। वो कहता था जब भी आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो बदले में जो आपको यूटिलिटी मिल रही है आप उसे क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। याद है सबको? बदले में जो आपको यूटिलिटी मिल रही है आप उसे क्या कर पाएंगे जी, मेजर कर पाएंगे। याद है सबको इतनी बात? क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? द आंसर इज बिग नो। वी डोंट हैव एनी यूटिलिटी मीटर जस्ट लाइक टेम्परेचर मीटर। आपको एक एप्पल खिलाया, लगा दिया, अच्छा 40 यूटिल्स आए हैं जी। फिर एक और एप्पल खिलाया, फिर घुसाड़ देता रहे मुंह में, 35 यूटिल्स आए हैं। आपने उसमें लॉ बना दिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सब पढ़ा ना आप लोगों ने सब ऐसा? अब थोड़ा सा मैं आपको एक टर्म बताता हूँ। सबसे पहले तो ध्यान सुनिएगा प्लीज। आपने वर्ड पढ़ा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या मतलब होता था भैया इसका, बताना जरा एक बार, क्या मतलब था इसका प्लीज। More and more consumption, less and less. जैसे जैसे हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे किसी कमोडिटी की, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द नेक्स्ट यूनिट एडिशनल यूनिट डिक्रीजेस। इसी कुछ अजम्पशन हुआ करती थी। सारे यूनिट्स की कंजम्पशन में कोई गैप नहीं होना चाहिए, सारे यूनिट्स आइडेंटिकल होनी चाहिए, स्टैंडर्ड साइज की होनी चाहिए, अकड़ बकड़ बम। बेटा, दिस इज नॉट अ लॉ। ये लॉ नहीं है। आपको एग्जाम्पल्स वो दिए गए बचपन में जहां पे डिमिनिशिंग एमयू था। जैसे आपने जब पहली बार पढ़ा तो आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टीज, चाहे वो स्कूल की हो चाहे वो ट्यूशन वाले, उन्होंने कैसे एग्जाम्पल दिया? बेटा आप बहुत थके हुए थे, बहुत प्यास लग रही थी, आप भागे भागे घर में आए, मम्मी ने आपको पहला गिलास पानी पिलाया, कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। बहुत हाई मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा दूसरा ग्लास मम्मी ने ऑन द स्पॉट कहा पी ले, आपकी प्यास तो बुझ चुकी लेकिन फिर भी चलो आपने पी लिया, कैसा लगा? सर रिलेटिवली कम अच्छा लगा। देखा बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई ना। मम्मी ने कहा बेटा एक ग्लास और पी, डॉक्टर ने कहा पानी ज्यादा पीना चाहिए, कैसा? वॉमिट आ गई। मतलब नेगेटिव एमयू रहा ना, पहले एमयू कम हुआ और फिर जीरो होकर नेगेटिव हो गया। हाँ सर यही होता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया, बेटा आप मैकडी में गए, आपने पहला बर्गर खाया, आपको बहुत भूख लगी हुई थी, तो क्या हुआ? कहते सर बहुत मजा आ गया, पेट भर गया। फिर आपने दूसरा बर्गर भी खा लिया, सर पेट तो भर चुका था लेकिन फिर भी खा लिया, कोई बात नहीं। फिर बेटा तीसरा भी खा, चौथा भी खा लिया, सर फिर वॉमिटिंग हो गई। ऐसे हुआ ना। तो आपको बचपन में एग्जाम्पल वो दिए गए जिसके अंदर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी झलकती थी, तो आपको लगा कि ये लॉ है, हर जगह ऐसा होगा। हर जगह ऐसा नहीं होता। हर जगह ऐसा नहीं होता। अब आप बड़े हो गए, आज मैं एग्जाम्पल को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनिएगा सब लोग प्लीज। यार देखिए, अगर आप कैमराज ओपन नहीं करेंगे ना फिर मेरे को मजा, मैं देखो मैं बार बार कहता हूँ यार, मैं पढ़ाता सिर्फ मजे के लिए हूँ। और अगर आप कैमरा ओपन नहीं करेंगे तो मुझे मजे ही नहीं मिलते। मैं राहुल गांधी की स्टेटमेंट नहीं बोल रहा कि मजे दिलाऊंगा, वो वाले मजे नहीं है भाई। ठीक है, बट मुझे एंजॉयमेंट आने, मैं एंटरटेन, मुझे खुशी होनी चाहिए कि हाँ यार आई डिड गुड ऑन संडे। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, किसके साथ एग्जाम्पल है? कौन है भाई? दिल्ली वाला चिल बंदा, कार्तिक। कार्तिक साहब आपसे एक एग्जाम्पल बात करें? चलो जी, कार्तिक जी से बात करते हैं। कार्तिक जी को मैंने बोला, मैं कार्तिक एक काम करते हैं, चल यार घूमने चलते हैं। कहते सर कहाँ चलोगे? मैं बताया तेरी फेवरेट डेस्टिनेशन। कहते सर मैंने सुना है पेरिस बहुत सुंदर है, पेरिस चले। मैं चले पेरिस चलते हैं। तो मैंने अपने ट्रेवल एजेंट को कॉल मिलाया, हम दोनों ने अपने अपने बैग्स पैक करे, फ्लाइट में बैठे, और अब नाउ वी आर गोइंग टू पेरिस। सुनते रहना ध्यान से बोल। अब इंटरनेशनल फ्लाइट है, इंटरनेशनल फ्लाइट में खाना पीना लिकर एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द टिकट, अलग से कोई पैसा चार्ज नहीं करते। तो अब एयर होस्टेस आई, ठीक है। उसने आके हमारी सीट पे पूछा, सर व्हाट वुड लाइक टू हैव। तो मैं बोल भाई कार्तिक साहब क्या लोगे? कहता है ऑरेंज जूस दे दो। मैंने एक रैपट मारा है इसमें, मैं कहा साले
2.5 लाख रुपए की तेरी टिकट कराई है मैंने बिजनेस क्लास की है, तो ऑरेंज जूस पीने आया हुआ है यहाँ पे। मैडम, मैंने कहा मैम एक काम करिए, आप हम दोनों के लिए शिवास रीगल के 2 पैग लगाओ, मतलब 2 यूनिट्स ऑफ लिकर। लिकर इज ऑल्सो गुड ना। मैं आपको इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, आप समझने की कोशिश करना कि वो कंसेप्ट क्या कहना चाहता है। तो यूनिट्स ऑफ लिकर, फर्स्ट यूनिट, ये पराशर साहब कहते हैं नहीं जी सर मैं नहीं पीऊंगा। मैं क्यों भाई, क्यों नहीं पिएगा? क्या सर ये बहुत खराब चीज होती है, मम्मी मारेगी। मैं तेरी मम्मी फ्लाइट में बैठी है? कहता नहीं मैं घर पर बता के आया तो पेरिस जा रहा है। कहते नहीं सर मैं तो कह के आया वैष्णवी जा रहा हूँ। तो मैं कहा हराम खोर, तो सारा झूठ बोला तो एक आध ये भी टिका दे। तो कहते सर नहीं अच्छी नहीं होती, मैंने ऐसा सुना है। मैं कहा तेरी ऐसे जैसे जैसे वो ग्लासेस आए, मैंने इसकी नाक, बच्चे दवाई पिलाते हैं ऐसे इसकी नाक बंद करी, मैं टक लगा दिया। मैं कहा अल्फ्रेड मार्शल की बात करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स और कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अभी हम बता नहीं रहे किस में मेजर करें, मेजर कर रहे बस। मैं कहा भाई कैसा लगा? कहते कड़वी है, गंदी है। मैं अच्छा लगी? कहते नहीं सर बिल्कुल भी अच्छी लगी। मैं कहा यूटिलिटी, कहते नेगेटिव। लेट सपोज नेगेटिव, एमयू इज नेगेटिव फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूनिट। पॉसिबिलिटी है इस एग्जाम्पल की या नहीं, आप बताइए। फिर लॉ, ये इसने कहा था टाइम गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल है ना टाइम गैप। मैं मैडम मैं तुरंत मैं तो वापस आओ, मैं रिपीट। क्या सर मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। मैं कैसे नहीं पिएगा अभी? कैसा बहुत गंदी है, ये है वो है, मेरे को वॉमिटिंग हो जाएगी, ये फलाना फलाना। मैं रुक जा। फिर दूसरा ग्लास आके दोनों का रखा, मैंने अपना पिया और उसके नाक लगाई, चल अंदर, पिला दिया। मैं कैसे लग रहा है सर? ऐसा तो पक्का वॉमिट आएगी, बहुत ही गंदा लग रहा है ये वो। -5। तो मुझे फील हुआ, मैं कहा चल यार छोटा बच्चा है, कभी लेकर इसने पी नहीं, क्यों मैं इसका धर्म भ्रष्ट करूं। मैं कहा, छोड़। बट नाउ अल्कोहल स्टार्ट इट्स वर्क। अब अल्कोहल ने अपना काम, देसी भाषा में सरूर बन गया है जी। वो खुद बेल बजा रहा है, मैम कम है। अब मैम से बात कर रहे हो उससे, मैम व्हाट्स योर नेम, यू आर लुकिंग प्रिटी गॉर्जियस, ये वो कह रही। खुद कहता है क्या, कार्तिक जी खुद कहते हैं मैम कैन यू प्लीज रिपीट माई ड्रिंक। खुद ऑर्डर कर रहा है अपने लिए, खुद आ रहा है। अब तीसरी यूनिट मेरे लिए आई, कहता सर चीयर्स। मैं कहा भाई तू तो बदल गया। अब जैसी थर्ड यूनिट इसने कंज्यूम करी, मैंने कहा भाई कैसी लगी? ऐसा मौसम बन गया। क्या सर ये गेट फिट खुलवाओ जरा, मेरे को बादलों में जाना है। मैं पागल वागल हो गया क्या मैं? क्या चलती फ्लाइट क्या, गेट खुलवाओ जी। मैं कहा यूटिलिटी बता कैसा। मजा आ गया, 5,000 पॉजिटिव। अब एक बात समझना, मेरी कहानी क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। बचपन में एग्जाम्पल दिया पानी का। पानी का काम क्या है? इंसान की प्यास बुझाना। प्यास वो वाली प्यास नहीं, दरिंदे वाली प्यास, मतलब जो हमें पानी की प्यास लगती है उस प्यास को बुझाना। तो जब वो प्यास आपकी बुझ गई तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई। बर्गर के काम क्या है? बर्गर आपकी भूख मिटाता है। तो जब वो भूख मिट गई तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई। लिकर एक कमोडिटी ऐसी है जो क्या करती है, जो इंसान को थोड़ा सा स्लो कर देती है। उसका अलग अलग काम है ना, पानी का अलग वर्किंग है, फूड की अलग वर्किंग है, लिकर की अलग वर्किंग है, कुछ और खाओगे उसकी अलग काम है। तो मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे बर्गर पेप्सी ने पानी ने अपना काम किया, लिकर ने अपना काम किया, क्या यहाँ पे अब आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम हुआ या बढ़ गया? बस इतना बताओ। बढ़ गया ना? बढ़ गए। बढ़ गया। बढ़ गया। तो ये लॉ तो नहीं है जी। तो ये सिर्फ क्या होती है, अजम्पशन हो कि किन गुड्स के कंटेक्स्ट में हम डिमिनिशिंग एमयू मान सकते हैं या किसका एमयू इंक्रीजिंग होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो कांस्टेंट एमयू भी हो सकता है, वो डिमिनिशिंग एमयू भी हो सकता है, वो इंक्रीजिंग एमयू भी हो सकता है। ये हमारी अजम्पशन होती है कि हमको क्या कैरी करना है। तो 11वीं क्लास में जो तुम पढ़ के आए हो वो सिर्फ क्या पढ़ के आए हो? डिमिनिशिंग एमयू पढ़ कर आए। तो डिमिनिशिंग एमयू से डाउनवर्ड स्लोपिंग भी डिमांड कर्व बना, इंडिफरेंस कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग बना। जब मैं दूसरी अजम्पशंस कैरी करूंगा कांस्टेंट एमयू की या इंक्रीजिंग एमयू की, तो डिमांड कर्व भी बदल जाएगा।
सब कुछ बदल जाएगा, इंडिफरेंस कर्व की शेप भी बदल जाएगी, डिमांड कर्व की शेप बदल जाएगी। कहता सर ये तो एक एग्जाम्पल है। भाई इकोनॉमिक्स में ये थोड़ा लिखा कि लिकर एक कमोडिटी नहीं, लिकर इज अ कमोडिटी ना, उसके ऊपर तो इकोनॉमिक्स से अप्लाई होनी चाहिए। हमारी पूरी इकोनॉमी इसके टैक्स रेवेन्यू पे डिपेंडेंट है, तो हमारी इकोनॉमी भी तो, हमारी इकोनॉमिक्स में तो इस चीज के ऊपर लाया करनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? यस तो सर। जिसको तुम लॉ कहते थे वो लॉ नहीं है, वो मेयर एक क्या है, अजम्पशन है कि हमने क्या अज्यूम किया। ठीक है, हम इंक्रीजिंग एमयू भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, डिमिनिशिंग एमयू भी मेरे सिलेबस का पार्ट है, कांस्टेंट एमयू भी मेरे सिलेबस का पार्ट है। सब कुछ हमको डिटेल में पढ़ना है। तो 3 तरीके की एमयू होती है, मेरे कहने का मतलब ये है, सिर्फ डिमिनिशिंग नहीं होती, सब तरीके की होती। अब मैं एग्जाम्पल पे आता है, ट्रेडिशनल एग्जाम्पल, बहुत बचपन का एग्जाम्पल है आपका, बचपन का एग्जाम्पल। मेरा आपसे पहला सवाल, 10,000 रुपीज कैश प्राइस, सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनका कैमरा ओपन होगा जी। जिसका कैमरा ओपन होगा सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जी। 10,000 रुपीज कैश प्राइस राइट नाउ। तो कर लो कैमरा ओपन। 20,000 कैश प्राइस, चलो चलिए जी। सवाल सुनना मेरा बात ध्यान से। आप लोगों ने डिमांड स्केड्यूल पढ़ा, सब लोगों ने बचपन में। मान लो आप ऐसे कहते थे ये प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। मैडम कहती थी बेटा मान लो 10 रुपए किसी कमोडिटी का प्राइस है, तो आप उसकी 100 यूनिट्स डिमांड कर रहे हो। कहता हाँ जी मैम। बेटा अगर प्राइस इसका कम हो गया, फॉर एग्जांपल 9 हो गया, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। मैम कितनी बढ़ेगी? बेटा ये 110 भी हो सकती है, 120 भी हो सकती है, 115 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी, डिपेंडिंग ऑन दी प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है, बढ़ेगी ये रूल है, कितनी बढ़ेगी डिपेंड्स ऑन द प्राइस। सबने ऐसा पढ़ा है। मेरा आपसे सवाल है, ध्यान सुनना। एक पर्टिकुलर प्राइस पर आपने कहा, लेट अस सपोज, आपकी मैम ने से पढ़ाया आपको, लेट अस सपोज कि 10 रुपए प्राइस पे 100 यूनिट्स डिमांड करते हैं। ये जो 100 है एक्चुअल रीजंस के साथ विद डेरिवेशन, एक्चुअल ये 100 या ये 150 जो फिगर्स आती है, एक्चुअल फिगर जो आती है, ये कहां से? आपकी मैम ने सिखाया कैसे। अगर प्राइस 10 रुपए है तो 100 डिमांड यूनिट्स आप करते हैं। मेरा क्वेश्चन है, ये 100 या 90 स्टार्टिंग जहां से करते हैं आप, ये एग्जैक्ट फिगर ये जो लिखी ये कहां से आई? व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट? 11th क्लास पढ़ के आए हो ना, मैं तो वहीं से पूछ रहा हूँ। एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? तो कल एक व्यक्ति था हमारे बीच, वो कह रहा था सर मेरे को 11th 12th में इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी नहीं। तो कौन था, है आज है बेटा वो मेरे पास क्लास में, जिसने कल कहा था कि सर मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी? तो उसके लिए जवाब है, अच्छा कार्तिक जी आप ही थे? कार्तिक आप ही थे ना जिसने 11th 12th में नहीं पढ़ी भाई? तो डेमो आ गया, ये पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है 11वीं क्लास का, इनको नहीं आता है तो ऑल इज वेल, टेंशन नहीं है, इनको भी नहीं आती। ठीक है, अब समझना जरा ध्यान से इसका आंसर क्या है, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन वेरी वेरी गुड टॉपिक। देखना जी, आपने पढ़ा बचपन में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बेटा बहुत ध्यान सीखना, आपने भले पढ़ा हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो आप याद करके आए थे संदीप घर की भाषा, ठीक है, वो आपने सिर्फ याद करिए, आपको समझ नहीं आई होगी। प्लीज बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट एरिया है, वरना सेमेस्टर 1 में स्टैंड भी नहीं कर पाओगे, एक सेमेस्टर में बाहर हो जाओगे। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन गुड, सब रफ वर्क है ये अभी। कौन सी अप्रोच? कार्डिनल अप्रोच। ध्यान से देखिएगा बच्चे प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। आप कहते थे यूनिट्स,
ऑफ एक्स, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सात, कितनी बना लो। देन मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स। आप अज्यूम करके चलेंगे कि अभी भी ये सिर्फ अजम्पशन है, वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहला यूनिट आपने कंज्यूम किया, आपने कहा जी मेरे को लाइक 50 यूटिल्स मिले। सेकंड आपने कंज्यूम किया, डिमिनिशिंग एमयू लगा हुआ है तो आप कम करेंगे, कुछ भी कम, 40, 35, वट एवर यू वांट टू से। मैंने जानबूझ के इसको कह दिया, मैं लेट सपोज 40 यूटिल्स है। इट इज नॉट नेसेसरी कि 10 का गैप दोबारा आएगा, लेकिन कैलकुलेशंस को सिर्फ इजी रखने के लिए मैं 10 का गैप दोबारा दे रहा हूँ। फिर कह रहा हूँ कोई रूल नहीं है, आप यहाँ पे 20 लिख सकते हो, 28 लिख सकते हो, 38 लिख सकते हो, 40 से कम कोई भी नंबर हो सकता है। बस कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए मैं इसे 30 कर दिया, इसको 20 कर दिया, इसे 10 कर दिया, इसे 0 कर दिया, इसे -10, जस्ट टू कैलकुलेट, टू मेक द कैलकुलेशंस वेरी इजी। अब ये यूटिल्स मिले हैं, क्या मिले हैं बेटा, यूटिल्स। अब हमको इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो मैंने लेट करा 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मेनी यूटिल्स। ये हर इंसान का अलग अलग होता है। 1 रुपए में कितने मजे मिलेंगे। जितना अमीर आदमी है उसकी 1 रुपए की यूटिलिटी उतनी कम है, जितना गरीब आदमी है उसकी 1 रुपए की यूटिलिटी उतनी ज्यादा है। इसमें आप 2 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, 0.1 भी लिख सकते हो, 1000 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ये हमें लेट करना है कि 1 रुपए में कितने यूटिल्स मिलते हैं, हर इंसान का अलग अलग है। कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए मैंने जानबूझ के 10 लिखा। कहता 10 क्यों लिखा, क्योंकि इनका गैप में जहां 10 लेता कि डिवाइड करने में मुझे प्रॉब्लम ना है, इसलिए मैंने 10 लिख दिया बस, और कोई कंसर्न नहीं। तो मैंने क्या किया, मार्जिनल यूटिलिटी को लिखा इन टर्म्स ऑफ रुपीस। पहला यूनिट जब मैंने कंज्यूम किया तो मेरे को 50 यूटिल्स मिले, और उसको मैं रुपीज में कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बी 10 यूटिल्स, 10 रुपीज, यस और नो। लिख सकता हूँ, सॉरी 5, यस सर। इट विल बी 5 रुपीज। सेकंड मैंने कंज्यूम किया, 40 यूटिल्स मिले, या फिर मैंने इसको 4 लिखा, या 3 लिखा, या 2 लिखा, या 1 लिखा, 0 -1, कोई डाउट यहां तक। स्कूल के अंदर आप लोग क्या करते थे, आप ये कॉलम बनाते नहीं थे, और यहाँ पे आपको टीचर ने कहा 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल, अज्यूम कर लो, फिर दीज 2 कॉलम्स विल कोइंसाइड। वो हमारी अजम्पशन कुछ भी अज्यूम कर सकते, वरना यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि आप क्या अज्यूम करोगे कि 1 रुपए में कितने यूटिल्स आते हैं, वो मेरी मर्जी है। मैं इसे 5 मान सकता था तो यहाँ पे 10 हो जाता, यहाँ 8 हो जाता। मैं इसे 100 मान सकता था तो ये 0.5 हो जाता। मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी मान सकता। एक कंज्यूमर को 1 रुपए में कितने यूटिल्स मिलेंगे, तो हर कंज्यूमर का अलग अलग है ना। मान लो वी आर 100 पीपल हेयर इन द मीटिंग, तो सब लोगों का अलग अलग है ना, किसी को कितने यूटिल्स मिलते हैं, किसको कितने यूटिल्स मिलते हैं। अंबानी को 1 रुपए की मजे और एक भिखारी को 1 रुपए के मजे बराबर मिलेंगे क्या, नहीं ना। सब इंसान का अलग अलग है, तो ऐसे हम कुछ भी मान सकते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को। नो सर। अब मार्केट में जब ये गुड बिक रहा है तो अज्यूम करते हैं प्राइस इज गिवन, प्राइस ऑफ एक्स इज गिवन। कहते कितना प्राइस गिवन है, मैंने कहा कुछ भी मान सकते, लेट सपोज ये कमोडिटी बाजार में 3 रुपए का मिलता है, ये कमोडिटी बाजार में 3 रुपए मिलता है। अब कंज्यूमर के दिमाग से समझना ध्यान से, कंज्यूमर जब पहला यूनिट कंज्यूम करेगा उसको कितने मजे मिलेंगे, मजे का मतलब यूटिलिटी, 5 रुपए के। तो इफ आई एम कंज्यूमिंग फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स, आई विल गेट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 5 रुपीज। तो मैं इस कमोडिटी की पहली यूनिट के लिए मैक्सिमम कितने पैसे पे कर सकता हूं, 5 रुपए। अगर ये 5 रुपए से ज्यादा में मिलेगी तो मैं इसे नहीं खरीदूंगा, क्योंकि जब पहला यूनिट में कंज्यूम करूंगा मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 5 रुपीज की है, तो आई विल नॉट पे मोर देन 5 रुपीज फॉर इट। तो यहां पर एक टर्म आती है बेटा, रिजर्वेशन प्राइस। क्या टर्म आती है, रिजर्वेशन प्राइस। रिजर्वेशन प्राइस क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस दैट कंज्यूमर is willing to pay, maximum price that consumer is willing to pay for any
यूनिट ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की यूनिट के लिए जो मैक्सिमम प्राइस मैं पे कर सकता हूं उसको बोलते हैं रिजर्वेशन प्राइस। ठीक है। इट इज नथिंग, इट इज नथिंग बट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। जो एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज होता है ना, वही क्या होता है, रिजर्वेशन प्राइस होता है। एग्री। जैसे यस सर। पहला यूनिट के लिए मेरे को मजे कितने मिलेंगे, 5 रुपए, तो मैं मैक्सिमम इसके लिए 5 रुपए दे सकता हूं। तो पहला यूनिट का रिजर्वेशन प्राइस 5 रुपए है। दूसरा कंज्यूम करूंगा तो मेरे को मजे 4 रुपए के मिलेंगे, तो सेकंड के लिए मैं मैक्सिमम 4 रुपए ही दे सकता हूँ। तीसरा कंज्यूम करूंगा तो मुझे 3 रुपए के मजे मिलेंगे, तो मैक्सिमम 3 रुपए दे सकता हूँ थर्ड यूनिट के लिए। तो हर यूनिट का जो एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज होता है वही उस कमोडिटी का क्या होता है, रिजर्वेशन प्राइस होता है। ये बात सबको समझ में आती है। यस सर। अब मैं एक स्टेटमेंट और ऐड करता हूं। The reservation price, the reservation price of next unit decreases due to assumption of diminishing marginal utility। हर अगले यूनिट का रिजर्वेशन प्राइस कम होता जा रहा है क्योंकि हमने अज्यूम किया है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हर अगले यूनिट का रिजर्वेशन प्राइस क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ अजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये बात सबको समझ में आती है। भाई जिस यस जिस को सर। यहां तक समझ में आ गया एक बार प्लीज अपना कैमरा ओपन कर दीजिए। चलिए जल्दी से, जिस जिसको यहां तक समझ में आ गया प्लीज ओपन वेब के। अब ध्यान से समझना यहाँ पे। अब इस कंज्यूमर के पास में क्या, मैंने कंज्यूमर से पूछा, सुनते रहना भैया बहुत ध्यान से। मैं कहा मेरे भाई पहले यूनिट के लिए तो मैक्सिमम कितने रुपए दे सकता था, कहता भैया मैं तो 5 रुपए दे सकता था मैक्सिमम। लेकिन ये सामान बाजार में मिलता कितने रुपए का है, 3 रुपए का, तो खरीद लेगा वो। भाई 5 रुपए के मजे 3 रुपए मिल रहे, ही विल परचेज ना। तो उसको एक्स्ट्रा मजे, मतलब वो दे सकता था 5, विलिंगनेस टू पे, क्या है बेटा ये, विलिंगनेस टू पे, जितना वो पे कर सकता था। व्हाट ही एक्चुअली पेड, मार्केट प्राइस। तो 2 रुपए के एक्स्ट्रा मजे मिले उसको बोलते हैं, बचपन में आप इसे गेन कहते थे, गेन हो गया है इसको। इसका एक्चुअल नाम होता है कंज्यूमर सर्विस। क्या नाम होता है, कंज्यूमर सरप्लस। तो कितने का सरप्लस मिला है इसे, 2 रुपए का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। अब सुनिए ध्यान से, कंज्यूमर सरप्लस क्या है। कंज्यूमर सरप्लस इज डिफरेंस बिटवीन विलिंगनेस टू पे एंड एक्चुअल पेमेंट। किसी कमोडिटी के लिए आप कितना विलिंग थे देने के लिए, और जो आपने एक्चुअल दिया उसका जो गैप है, दैट इज द कंज्यूमर सरप्लस। ये विलिंगनेस टू पे जो होता है, इट इज नथिंग बट द रिजर्वेशन प्राइस। और जो आप पे करते हो, इट इज नथिंग बट द मार्केट प्राइस। तो रिजर्वेशन प्राइस और मार्केट प्राइस का जो गैप होता है उसी को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। ये बात सबको समझ में आती है जी। यस सर। पहला यूनिट अगर ये कंज्यूमर लेगा नहीं लेगा, कहते हैं बिल्कुल लेगा, बिकॉज 2 रुपए के एक्स्ट्रा मजे मिल रहे हैं। सेकेंड यूनिट के लिए उसको मजे मिलेंगे 4 रुपए, ही कैन पे मैक्स 4 रुपीज, बट दिस कमोडिटी इज अवेलेबल 4 रुपीज 3 ओनली। तो ऑब्वियसली ये भी खरीद लेगा। 1 रुपए के एक्स्ट्रा मजे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। थर्ड यूनिट के लिए वो कहते हैं जी 3 रुपए के मजे में मिलेंगे, 3 रुपए आई कैन पे, और मिल भी 3 रुपए में रहे तो ठीक है खरीद लेते हैं। लेकिन क्या इसके बाद फोर्थ यूनिट कहता है जी आई कैन पे मैक्सिमम 2 रुपीज फॉर इट, बिकॉज इसके मजे कम है तो मैं इसके लिए पैसे भी 2 रुपए दे सकता हूँ मैक्सिमम। बट कितना का मिलता है बाजार में, 3 रुपए का।
तो क्या ये कंज्यूमर कभी इसको खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। हाँ, तो यहाँ पे जो उसका इक्विलिब्रियम होल्ड होगा वो कहां पर होगा? ही विल परचेज 3 यूनिट्स। ही विल परचेज 3 यूनिट्स। ये बात सबको समझ में आती है जी? तो यहाँ पे आप लोगों को स्कूल में रट्टा लगवा दिया गया, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन। कहते क्या कंडीशन? ऐसे बोला गया, देखो कंडीशन समझना ध्यान से, क्या लिखी थी कंडीशन? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये याद कराई थी कंडीशन? बोलो हाँ या ना। ये कंडीशन याद कराई थी या नहीं कराई थी? से यस और नो यार। यस सर। ये क्या है? एमयू इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, यानी कि ये डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी, यानी कि ये। तो 30 डिवाइड बाय 10 यानी कितना आ गया? 3। किसके इक्वल होना चाहिए? प्राइस ऑफ एक्स। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आई खत्म। कोई कंडीशन नहीं है, पागल बनाते तुम्हें याद दिला के। कॉन्सेप्ट है भाई, जिस चीज के लिए मैं ज्यादा रुपए दे सकता हूँ, मुझे मिलती कम में, तो मैं खरीद लूंगा। मैं पैसे कम मुश्किल देना चाहता हूँ, मिलती ज्यादा में, मैं नहीं खरीदूंगा। बस सीधी सी बात है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो कंडीशन क्या यस सर। करेगी इसमें? याद क्या करना है? तो कॉमन सेंस है तो। या जो चीज मेरे को मजे कम देती है, पैसा उसके ज्यादा मांगते हैं, मैं नहीं खरीदूंगा ना। बस इतनी सी कहानी थी। तुमको याद करा दिया, तुमने रट्टा मार लिया। नहीं, इतनी सीधा इक्विलिब्रियम कंडीशन इन केस ऑफ वन गुड। टीचर ने भी फॉर्मूला बना के अंडरलाइन करके दे दिया, बेटा ले रट्टा मार ले। तो उस समय अगर आपको ये समझा देता तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। एनीवेज, अगर आप सुनना ध्यान से, अगर प्राइस ऑफ एक्स 3 है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एक्स यू विल डिमांड? बताइए। इफ, बट कुछ नहीं, एग्जैक्ट। अगर इस कमोडिटी का प्राइस 3 रुपए है, बताओ कितने यूनिट्स आप कंज्यूम करोगे इसके? 3। भी। अगर इसका प्राइस 4 हो जाए या 2 हो जाए, मान लो, if it is 2 2 2 2 2 2 2, it will be 3, it will be 2, it will be 1, it will be 0, आगे नेगेटिव। how many units you will demand? 4। 4। if the price of this good is 1, how many units you will demand? 5। if the price of 10। this good is 4, how many units you will demand? 2। if the price of this good is 5, how many units you will demand? 1। ये क्या बना है ये? दिस इज योर डिमांड स्केड्यूल। तो डिमांड स्केड्यूल कहाँ से आता है? ये मैंने आपसे पूछा था कि डिमांड स्केड्यूल में जो क्वांटिटी लिखते हो, ये कहाँ से आती थी? ये आती थी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन गुड्स। यहां से इनको डिराइव करके वहां पे डिमांड शेड्यूल बनता है। और हमारे स्कूलों के टीचर्स, मैं देखो किसी के लिए कहना नहीं चाहता, ऐसे लोग हैं, इक्विलिब्रियम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाद में पढ़ाते हैं, डिमांड पहले पढ़ाते हैं। डिमांड पहले पढ़ाते हैं। बच्चा पूछता है कि मैडम ये यहाँ पे कैसे आया बेटा 100? मान लो। क्यों मान ले बे? ये बेसिकली एग्जैक्ट क्वांटिटी कहाँ से आ रही है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से निकल निकल के आ रही है। समझ में आ रही है आपको? मेरी बात नहीं आ रही? यस Yes, sir. गाइस। Yes, sir. Yes. कहने को ये टॉपिक वही है 11th का जो आपने पढ़ा है, लेकिन पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा आज। अच्छा, आगे देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जब मैं प्लॉट करूंगा तो कौन सा कर्व बनेगा? डिमांड कर्व बनेगा। यस तो सर। मैं, चलो ठीक है, मैं डिमांड कर्व बनाता हूँ। एक बार सब सुनना ध्यान ध्यान से, बहुत बेसिक सी चीज है। मैंने डिमांड कर्व बना दिया जी एक। मैंने कहा भैया यहाँ पे मैंने प्राइस लिख दिया, यहाँ मैंने क्वांटिटी ऑफ एक्स लिख दिया, ये डिमांड कर्व बन गया। ऑब्वियसली बताओ यहाँ पे वन क्वांटिटी पे कितना ये होगा? 5। भाई होगा ना ये? 2 पे कितना होगा? 4। 3 पे कितना होगा? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैं कहता नो हूँ सर। नहीं यार, मेरे को ना डिमांड कर्व नहीं बनाना। कहता कौन सा कर्व बनाना है? मैंने कहा आई वुड लाइक टू ड्रॉ दी
मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, मुझे क्या बनाना है भैया, एमयू कर्व बनाना है। मैंने कहा भैया मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज ये कर्व बनाना है, और यहाँ क्वांटिटी ऑफ एक्स। एमयू कर्व बनाना जानते ना, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनाना जानते हैं। पहले यूनिट के लिए एमयू कितना है, 5। पहले यूनिट के लिए एमयू कितना है, 5, यानी ये पॉइंट ही आएगा। दूसरे यूनिट के लिए एमयू कितना है, 4, यानी कि यही पॉइंट आएगा। तीसरे यूनिट के लिए एमयू कितना है, 3, यानी कि ये पॉइंट आएगा। यानी डिमांड कर्व इज नथिंग बट द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इन टर्म्स ऑफ रुपीज। जो डिमांड कर्व होता है वही मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? लेकिन कौन सा, Yes. रुपीज वाला, यूटिल्स वाला नहीं। एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज जो होता है वो कोइंसाइड करता है डिमांड कर्व से। एम आई राइट? Yes, sir. अब एक स्टेटमेंट और सुन, पूछता हूं मैं आपसे, पहले यूनिट का रिजर्वेशन प्राइस क्या था, 5 रुपए। 5. यानी पहले यूनिट का रिजर्वेशन प्राइस क्या था, 5 रुपए। सेकंड का रिजर्वेशन प्राइस कितना है, 4 रुपए। थर्ड का रिजर्वेशन प्राइस कितना है, 3 रुपए। तो व्हाट कैन आई से, द हाइट of demand curve represents reservation price, or you can say willingness to pay। किसी कमोडिटी का जो रिजर्वेशन प्राइस है या कंज्यूमर उसके लिए कितना पैसा पे कर सकता है मैक्सिमम, वो कौन दिखाता है डायग्रामेटिकली, द हाइट ऑफ द डिमांड कर्व। एम आई क्लियर टिल हियर? Yes, sir. अब एक बात सुनना ध्यान से, मान लो इस पर्टिकुलर डायग्राम की मैं बात करूं, दिस पर्टिकुलर डायग्राम, लुक एट द स्क्रीन प्लीज। चलो मैं डेटा के बिना आपको समझाता हूं। मैंने कहा जी मैंने एक डिमांड कर्व ड्रॉ किया, दिस इज द डिमांड कर्व। मैंने एक प्राइस लाइन ड्रॉ करी, जैसे हमारे एग्जांपल में ये 3 रुपीज था ना प्राइस, कोई भी एक कांस्टेंट प्राइस होगा, तो हमने बोल दिया भैया ये प्राइस लाइन है, ये डिमांड कर्व है, और यू कैन से मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज, एक ही चीज होती है, ये क्वांटिटी और ये प्राइस। जब मार्जिनल यूटिलिटी किस इन टर्म्स ऑफ रुपीज किसके बराबर होगी, प्राइस ऑफ एक्स के, तो इतनी यूनिट्स वो कंज्यूम करेगा ना इक्विलिब्रियम पर। दिस इज द इक्विलिब्रियम ना। जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम की अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ पे प्राइस लाइन ड्रॉ करता, 3 रुपए पे आती, ये प्राइस लाइन आती, तो जब डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करती यहां पर, तो 3 यूनिट्स इक्विलिब्रियम पे आते या नहीं आते, बताइए। Yes, sir. तो सिमिलरली हेयर, तो दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यू कैन से क्यूई। पहले यूनिट के लिए कंज्यूमर कितना पैसा दे सकता था, विलिंगनेस टू पे, रिजर्वेशन प्राइस इज रिप्रेजेंटेड बाय द हाइट ऑफ द डिमांड कर्व। तो पहले यूनिट के लिए भाई तो इतना पैसा दे सकता था, लेकिन तुझको देना कितना पड़ा, जो मार्केट प्राइस है। तो डिफरेंस जो था ये वाला, ये तूने बचा लिया, तो यही तेरा क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। सेकेंड यूनिट के लिए तो इतना पैसा दे सकता था मेरे भाई, देना तुझे इतना पड़ा, ये जो गैप है तुझे बचा लिया, ये क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। तो ये सारे गैपों को अगर हम मिला देंगे, तो ये जो एरिया मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ येलो कलर से, दिस एरिया इज व्हाट, दिस एरिया इज नथिंग बट द कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन अगर हम ले तो क्या है, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन विलिंगनेस टू पे एंड द एक्चुअल पेमेंट। मिसासन बोलिए, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन willingness to pay and the actual payment. Willingness to pay is represented by the reservation price and actual payment is represented by the market price. Graphically consumer surplus is the area
below the demand curve and above the price line. डिमांड कर्व के नीचे और प्राइस लाइन के ऊपर का जो एरिया होता है, उस एरिया को हम कंज्यूमर सरप्लस के नाम से जानते हैं। मैं इसको डेफिनेशन के साथ ऐड ऑन कर देता हूं यहां पे। ग्राफिकली consumer surplus is the area below the demand curve and above the price. यहां तक को डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। And doubt still here? I'm waiting, guys. Any doubt still here? No, No. sir. आप देखो जी, यहाँ पे न्यूमेरिकल जब एग्जाम में आएगा तो उसकी 3 कैटेगरी हो सकते हैं, 3 टाइप के न्यूमेरिकल कंज्यूमर सरप्लस में से पूछ सकते हैं। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा, किसी को मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही ना? मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आपके लेवल पे आके। अभी आप सबसे मतलब जितने भी बैचेस में लेता हूँ, यू आर द जूनियर मोस्ट। मतलब आपसे छोटे में पढ़ाता नहीं, दिस इज द सेमेस्टर इज द जूनियर मोस्ट बैच। इसलिए मैं बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि कल किसी को ये ना लगे कि यार पीएमजी आया भोग भाग के चला गया, हमारा तो सर के ऊपर से निकल गया सब कुछ। वो वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई। देखो यार, कैमरास प्लीज आप ओपन करिए। अगर आप कैमरास बंद करेंगे तो मेरे लिए लेक्चर लेना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, प्लीज ओपन योर वेबकैम। कल क्लास के बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस है कि सर मेरी क्लास 1.5 घंटे बाद छूट गई थी, मैंने 1 घंटे अटेंड करी, मैंने 1.25 घंटे अटेंड करी। तो मैं समझ गया कि हाँ भाई, तुम्हारे बस की 1.5 घंटा तक ही है, उसके बाद तुम्हें बत्ती गुल है। आई डू अंडरस्टैंड। ग्रेजुअली इस चीज़ को हम इंक्रीज भी करेंगे, कोई बात। मैं बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस अभी आप लोगों के लिए प्लान नहीं कर रहा। 1.5 2 घंटा, 1.5 2 घंटा, ठीक है, 1.5 से 2 इतना तो पढ़ लोगे ना, 1.5 2 घंटे तो पढ़ लोगे ना। तो यार आपकी गलती नहीं है, आप अपने का बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ दिक्कत यह है कि मैं बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ, समय स्टैंड फॉर लाइक 2009 में मैंने पहला बैच इको ऑनर्स का लिया था। तो 2009 से या 2025 आ गया, तो ऑलमोस्ट 16 ईयर्स हो गए मेरे को इको ऑनर्स पढ़ाते हुए। तो मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई है, या मेरा स्टेमिना थोड़ा ज़्यादा हो गया पढ़ाने का। बट यू आर वेरी न्यू इन दिस इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो मैं आपसे थोड़ा ना अपने आप कंपेयर करूंगा। नहीं भाई, मैं 10 घंटे पढ़ाऊंगा तो तुम्हें 10 घंटे पढ़ना, यू कांट डाइजेस्ट दीज थिंग्स। तो मैं अभी स्लो पेस पे चल रहा हूँ, बहुत स्लो चल रहा हूँ। कोई डाउट है किसी को तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज फिर मैं इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कराता हूँ। एनी डाउट स्टिल हियर गाइस? No, sir. कार्तिक जी, आपने 11th 12th में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. थैंक यू भाई। कैमरास प्लीज ओपन कर लीजिए, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। और जो भाई, जो लोग नॉर्थ कैंपस में रहते हैं, नॉर्थ कैंपस से मेरा मतलब है कमला नगर, विजयनगर, मुखर्जी नगर, नॉर्थ कैंपस के 4-5 किलोमीटर के पास रहते हैं, वो लोग मुझसे पर्सनली भी मिल सकते हैं। मैं खुद नॉर्थ कैंपस में रहता हूँ, ठीक है। और जो लोग स्पेसिफिकली नॉन डेलीइट्स है, जो बाहर से स्टूडेंट्स पढ़ने आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आए हुए स्टूडेंट्स, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है, प्रॉब्लम नहीं भी है वैसे ही कि सर मन नहीं लग रहा, अब कॉलेज बंद है, फ्रेंड सर्कल भी हमारा नहीं है, व्हाट टू डू, वेयर टू एक्सप्लोर, what are the good things in Delhi to explore, तो you can connect with me, I'll guide you in any aspect, ठीक है। It's not only about my subject, I can guide you in anything। अब देखो दोस्त, ध्यान से, मैं सबसे पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, लेट, हाँ ये आप ऐसे लेट मत दिए, द डिमांड कर्व, द डिमांड कर्व इज गिवन बाय प्राइस is equals to 100 minus q, price equals to given by 100 minus qd, market price is constant at rupees 40 per unit, calculate
कंज्यूमर्स। ठीक है जी, कल नीरजा जी आपका हैंड रेज्ड है मैम, आप सवाल कर सकते हैं। मैम आप अपने आप को प्लीज प्रेजेंट करिए। यू आर सेइंग समथिंग फोन नंबर, अच्छा मेरा फोन नंबर आप पूछ रहे हैं मैम। आप अपने आप को अनम्यूट करिए ना प्लीज, अनम्यूट करिए, मेरे से Yes, बात sir. करिए। अच्छा यू आर आस्किंग माय फोन नंबर बेटा। Yes, sir. आपके आपने ग्रुप में एडिट नहीं है नीरजा? Sorry, मैं खुद कॉल्स को रिप्लाई नहीं होना। अच्छा आप लिख लीजिए, वैसे मैं बता दूंगा। आप अब इनकेस किसी को भी नंबर चाहिए, वैसे तो हर यूनिवर्सिटी में हर जगह में नंबर, फिर भी गूगल से भी मिल सकता है। लिख लीजिए आप 9899312641। छोटा सा मेरा नाम है PMG, बस इतना ही है। Right. सवाल पे आते हैं। तो क्या डिमांड कब आपको गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है एंड साफ साफ दिख रहा है इट्स अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, प्राइस 40 रुपए पे गिवन है, आपको कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है जी। व्हाट आई विल डू, लुक एट द स्क्रीन प्लीज। खुद कर सकते हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा। खुद ट्राई करिए एक बार। डू इट प्लीज। इट्स अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, इससे आसान तो क्वेश्चन किसी दुनिया में ही नहीं है। गूगल पे लिखोगे इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्ल्ड, यही आएगा देखना। हियर एक प्राइस क्वांटिटी टर्म है, प्राइस 0, क्वांटिटी 100 एंड लाइक दिस। ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लीनियर डिमांड का बन गया मेरा विद एन इंटरसेप्ट्स ऑफ 100। प्राइस लाइन मेरी कितनी है, 40 पर है। दिस अ प्राइस लाइन, ये इक्विलिब्रियम में आपका होल्ड करेगा। कैसे आएगा जी, जब प्राइस 40 है तो अगर आप प्राइस 40 रख देंगे डिमांड कर्व में, तो व्हाट इज द क्वांटिटी, दैट विल बी 60। इक्विलिब्रियम यूनिट्स आपकी 60 आ गई है एंड यू हैव टू कैलकुलेट जस्ट दिस एरिया। क्या है, ट्राइंगल तो है भाई, एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ जी, इट इज 2000। जस्ट अ ट्राइंगल ना। हाफ इंटू बेस, बेस भी 60 है और हाइट भी 60 है भैया, ये डिस्टेंस भी 60 है और ये डिस्टेंस भी 60 है। तो कितना आ गया दोस्त मेरे पास, 36, 1800। अब देखो एरिया है तो बस इसके साथ में स्क्वायर यूनिट्स लगा दूंगा, अब ये मुझे पता नहीं क्या है तो स्क्वायर यूनिट्स लगा देंगे, इट्स एरिया। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? हाँ ये सर। बहुत ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसमें मैंने एक लीनियर डिमांड का आपको दिया। 99% अगर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो दैट विल बी अ लीनियर डिमांड का। ठीक है, नॉन लीनियर भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आ सकता है नॉन लीनियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन लीनियर पे ही जा रहे हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। शुड आई प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2, द डिमांड कर्व इज गिवन बाय, एक मिनट रफ में मेरे को सोचना, थोड़ा सोच में हुआ, क्योंकि मेरे पास कुछ बुक नहीं होती, मैं दिमाग से क्वेश्चन बना के लिखता हूँ, एक सेकंड।
लो जी, एक बार ये मान लो क्वेश्चन है मेरे पास, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 100 माइनस, ठीक है, पी स्क्वेयर मतलब पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 100 माइनस क्यू। इसका डायग्राम देखो, डायग्राम बनाना जरूरी है, बिना डायग्राम के तो मुश्किल है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो हो सकता है। रफ में बनाते हैं। अच्छा, इसको क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिखूँ, इस रफ के अंदर रफ फर्क है, देखो रफ में यहाँ लिख दिया। ये क्वेश्चन अगर होता वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स, आप पहचान जाते हैं एक पैराबोला है, यस और नो? स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? माइनस कॉमन लिया 100, यू कैन से एक्स माइनस 100, बोलिए। यस सर। किस फॉर्मेट का है ये मेरे पास? x starts from 100 only, तो ये 100 आ गया, and it will be like अगर x 0 है, just like this। कुछ ऐसा पैराबोला है नहीं बेटा ये, say something। यस सर। ये ऐसा ही है ना? अब यस सर। हम लेकिन अब इसको अगर अपने डिमांड कर में बनाएंगे तो हाउ विल आई प्रोसीड? क्योंकि मैं प्राइस को और क्वांटिटी को नेगेटिव तो नहीं दिखा सकता, तो मैंने बोला प्राइस और क्वांटिटी, लुक एट द स्क्रीन प्लीज। मैं कहा भैया अगर क्वांटिटी 0 है, अच्छा प्राइस अगर 0 है, प्राइस 0 है तो क्वांटिटी 100 दिख रही है मेरे को साफ साफ, मतलब इंटरसेप्ट मेरा जो लग रहा है वो ये वाला लग रहा है 100। हाँ, क्वांटिटी अगर 0 है देन प्राइस इक्वल्स टू प्लस माइनस 10। अब 10 यहाँ यस भी हो सकता है, 10 माइनस 10 यहाँ भी हो सकता है। अब बात ये है कि मुझे पता है इसकी शेप कुछ ऐसे है, ये ऐसे ही है ना, तो मैं खाली इसमें यस से सर। ये वाला सेक्शन सिलेक्ट कर लूंगा अपना कि भैया ये 10 है एंड इट इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन, बस इतने ड्रॉ करूंगा, इसके अलावा मुझे ड्रॉ करने की नहीं। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? अगर नॉन लीनियर फंक्शन आया तो आप रफ में हमेशा उसको एक्स वाई में कन्वर्ट करके थोड़ा दिख जाएगा आपको पैराबोला टाइप्स कैसा है, आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, कोई परेशानी नहीं। एम आई क्लियर ऑन दिस? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नहीं बता दिया अब आपको, दिस एंड मार्केट प्राइस इज लाइक 4 पर यूनिट, कैलकुलेट कंज्यूमर सरप्लस। अगर 4 रुपए का मान लीजिए, हमने कहा ये 4 रुपए है और ये मार्केट प्राइस है, ये क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करनी है जी। कैसे करेंगे? ये 4 रुपए प्राइस इस डिमांड कर्व में रख देंगे, जैसे 4 रुपए आप इस डिमांड कर्व में रखेंगे, बताओ 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16, तो Q इज इक्वल टू 100 माइनस 16, दैट कम्स टू 84, यस तो ये 84 यूनिट्स आ गए। यहां तक किसी को डाउट जी? Now I have to calculate this area. Now it is no more a triangle, but in the school 12th standard mathematics definite integrals, we can find the area between the curves by using the limits. Yes or no? यस सर। याद है? एरिया बाउंड के नाम से टॉपिक पढ़ा होगा आपने बचपन में, बचपन क्या भी Yes, sir. इसी साल तो पढ़ा है, तो इसी साल पर 2025 में पढ़ा भाई, ये तो 1 साल भी नहीं हुआ। सॉरी, गला ज्यादा खराब हो गया। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? वी कैन यूज द लिमिट 4 to 10। हाँ जी, लिमिट लगाएंगे 4 to 10, ऑब्वियसली प्राइस की लगा रहे हैं तो इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, एरिया ऑफ दिस डिमांड कर्व, इक्वेशन ऑफ दिस डिमांड कर्व। यस सर। कैन आई राइट लाइक दिस? 4 to, देखो ये मैथमेटिक्स है, ये मैं नहीं सिखाऊंगा, मेरा काम खत्म हो चुका है, अब आपका काम है कैलकुलेट करना। 4 to 10 इक्वेशन ऑफ डिमांड कर्व
इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, तो क्वांटिटी की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी मेरे पास 100 माइनस पी स्क्वायर आएगी। बोलते नहीं हो ना। 100 माइनस पी स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, तो इट विल बी व्हाट 100p माइनस में p क्यूब बाय 3, लिमिट्स लगाओ 4 to 10। 10 रखेंगे तो कितना आ रहा है भैया 1000 माइनस में 1000 डिवाइड बाय 3 माइनस 4 रखेंगे तो 400, 4 चौक 16 चौक 64, 64 डिवाइड बाय 3। ओके, एलसीएम आया 3, दिस इज 3000 माइनस 1000 माइनस 1200 प्लस 64, 2000 माइनस 1200 प्लस 64, 864 डिवाइड बाय 3, 288 स्क्वायर यूनिट्स। क्रॉस चेक कर लीजिए दोस्त कैलकुलेशन। देखो मैं पहली बार क्वेश्चन बनाया, मतलब मैं रैंडमली क्वेश्चन बनाया, कहीं लिखा हुआ नहीं है। प्लीज यू कैन प्लीज क्रॉस चेक द कैलकुलेशंस। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? एनी डाउट स्टिल हियर? हाँ जी, खुशी जी सवाल कर सकते हैं। सर इसमें हमने जो रफ फिगर बनाया था उसमें हमने नीचे वाला पार्ट इसलिए लिया क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो कोई सकता। भी एक भी चीज नेगेटिव नहीं हो सकती। नॉट पॉसिबल, ना ओके सर। प्राइसेस कभी नेगेटिव हो सकते हैं ना क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है। वी हैव टू कंसर्न ओनली विद द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए हम ओके उस सर। सेक्शन को बना ही नहीं रहे। मतलब एक्सटेंशन में क्या करूंगा इस वाले सेक्शन की, इसके अलावा ये मतलब मेरे किसी काम का नहीं है। सिंगल साहब, सर जो हम ये कंज्यूमर सरप्लस निकालते हैं इसको हम स्क्वायर यूनिट्स में क्यों मतलब रिप्रेजेंट करते एक हैं, एक इसकी कोई और बेसिकली यूनिट? बेसिकली ये एक एरिया है। इट्स एरिया। एयर कैसा होता है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया कैसे लिखते हो? यस सर। वॉल्यूम होता तो क्यूबिक यूनिट्स लिखता, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स लिखा। गॉट इट? यहां तक कोई डाउट जी किसी को? बोलिए। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? लीनियर डिमांड वाला भी आ गया, नॉन लीनियर डिमांड वाला भी आ गया। वैरायटी की कोई लिमिट नहीं है, वो प्रैक्टिस हम कर लेंगे। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी, जिसको समझने के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जस्ट लुक एट द स्क्रीन्स। और हमारे यूनिवर्सिटी की दुर्भाग्य है, वो सीधा थर्ड कैटेगरी सिखाती है, ना कैटेगरी 1 सिखाते, ना कैटेगरी 2 सिखाते, सीधा थर्ड कैटेगरी सिखाते हैं। कॉलेजेस में किसी कराया अभी तक कंज्यूमर सरप्लस? कराया तो किसी ने तो कराया होगा अभी तक? एनीबॉडी? किसी कॉलेज में नहीं कराया? सर यहाँ पर सिर्फ भी थ्योरी डिमांड पढ़ा है रहे सर। हैं। कराया होगा तो ऐसा बना दियो डायग्राम, ये स्टेयर केस। किसी ने नहीं पढ़ाया? नहीं सर अभी तो नहीं। टेस्ट कैसे ले रहे हो भाई फिर? छठा चैप्टर है, टेस्ट तुम्हारा पूरा 8 चैप्टर तक का पढ़ाया किसी ने? कुछ है नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। दे नो पीएमजी इज देयर, अभी रिटायरमेंट ली नहीं मैंने, उसने सब पता है। I'll हैंडल, डोंट वरी। अच्छा दोस्त, मजाक से हटके प्लीज बी ऑनेस्ट विद मी गाइस, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सबको समझ आ रहा है ना? यस सर आ रहा है। सर यस सर। थैंक यू। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, सुनते रहना बहुत ध्यान से। मान लो वो कहते हैं जी मार्केट में जो प्राइस है ना वो 40.4 है। मार्केट प्राइस कितना? 40.4 है, राइट? तो हम इसे 40.4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 59.6 हो जाएगा, राइट? यानी कि कोई क्वांटिटी, कोई गुड ऐसा है जो मैं फ्रैक्शन में भी खरीद सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। प्राइस भी फ्रैक्शन में हो सकता है, यस, और मैं उसकी क्वांटिटी भी फ्रैक्शन में खरीद सकता हूं। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। सुनना ना, बहुत ध्यान सुनिए, बहुत ध्यान से प्लीज, बहुत ध्यान से।
बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान सुनिए। मैं पेट्रोल पंप गया फ्यूल डलवाने के लिए। मैंने कहा भैया मेरी गाड़ी में पेट्रोल डाल दे। कह रहे कितने का डालूं? मैंने कहा पैस मेरी मर्जी है, मैं आई कैन चूज मनी। जो जनरली इंडियन टेंडेंसी क्या बोलते हैं, 1000 का डाल दे, 2000 का डाल दे, कोई कहता है फ्यूल फुल कर दे, ऐसे बोलते हैं। मैं उसको बोला, मैं कहा भाई मेरे में डाल दे तू 31.35 लीटर। मैं कहा मेरे में इतना फ्यूल डाल दे। तो पागल वागल हो गया क्या? मैं क्यों भाई क्या दिक्कत है, डाल दे। कहता भाई 1000 का डॉलर। मैं कहा क्या हम लीटर में डिसाइड नहीं कर सकते? कहता कर सकते हैं। तो मैं डाल दे, उसने डाल दिया। बड़ा क्यूरियोसिटी से जब मैं वहां से निकलने पड़ा, कहता सर यार एक सवाल आपसे पूछूं, मतलब वाई यू डिसाइड 31.35? आप ऐसे भी कह सकते 30 लीटर डाल दो, 25 लीटर डाल दो, वाई यू डिसाइड 31.35? मैं कहा भाई तू इधर आ, तू बैठ। मैं भाई देख मैंने ना अपना डिमांड का बनाया था, और मैंने जब पेट्रोल का प्राइस लाइन बनाई तो जो क्वांटिटी आई ना वो आई 31.35, इसलिए मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो 31.35 पे है। मैंने कहा साले तो भाग जा, सिर्फ दिमाग मत खराब कर। उन्होंने भगा दिया मुझे। लेकिन दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग ना, दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग, यस और नो? ये तो हम सीख रहे हैं। जो भी हम सीख रहे हैं वो डिमांड कर्व पर बेस्ड है। बोलो हाँ। यस सर। डिमांड कर्व इज बेस्ड ऑन दिस ब्लडी शिट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, and consumer equilibrium is based on this marginal utility, which says that whatever you are consuming, the utility derived from each unit is measurable, जो रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। Do we have an instrument in this world which can measure the level of utility? Not at all. तो जितना भी ये पूरा आपको पढ़ा रहे हैं उसका रियल लाइफ में जीरो एक्सेप्टेंस है। Because whenever you will saying the word demand, डिमांड इज बेसिकली एक पर्टिकुलर प्राइस पे मैं कितना पैसा दे सकता हूँ। सारी बात छोड़ो यार, आपके सबके हाथ में एक नोटबुक है, होगी ना नोटबुक? मान लो मेरे हाथ में नोटबुक, अच्छा नोटबुक तो होती नहीं मेरे पास, क्या है क्या है क्या है, मान लो कैप है, मतलब आई हैव दिस कैप, ठीक है। कहते सर आपने कैप कितने खरीदी? मैंने कहा मैंने भाई ये ब्रांडेड कैप है। मैंने कहा भाई ये मैंने 5000 रुपीज की परचेज करी है। कहते ठीक है। कहते सर 5000 क्या है? मैं कहा भाई 5000 इसका मार्केट प्राइस है। कहते सर अगर ये 5100 की मिलती, 100 रुपये ज्यादा, तो आप इसे खरीद लेते? मैंने कहा हाँ यार पैसा बहुत है। कहते सर 6000 की मिलती तो खरीद लेते? मैं कहा हाँ खरीद लेता। कैसे अगर 20000 की मिलती तो खरीद लेते? मैं कहा नहीं। क्यों? कहते पैसे कम पड़ गए। मैं कहा नहीं भाई पैसा तो बहुत है, बट इसकी वर्थ नहीं लगी मेरे को 20000 रुपये की, इसकी वर्थ नहीं है 20000 रुपये, मैं नहीं खरीदता। कैसे 10,000 खरीद लेते? मैं कहा हाँ। कहते एग्जैक्ट वैल्यू बताओ कि कहाँ तक खरीदते और कहाँ तक नहीं खरीदते, मतलब 11,600 तक खरीदते, 11,601 के ऊपर नहीं खरीदते। क्या मैं ऐसे बता सकता हूँ? क्या मैं ऐसे बता सकता हूँ? नहीं। नो। जब एज अ कंज्यूमर मुझे नहीं पता कि जो सामान मैं खरीद रहा हूं व्हाट इज द रिजर्वेशन प्राइस ऑफ इट फॉर मी, मुझे पता है नहीं पता? डू वी नो दिस थिंग? नो। यार आपने नोटबुक खरीदी, कोई अच्छी कंपनी, 100 रुपए की आई फॉर एग्जाम्पल, 101 की तो नहीं खरीदते? कहते खरीद लेता। 105 की कहते खरीद लेता। 200 की कहते नहीं। मैं एग्जैक्ट बता कि 143, 144, 157 कहां तक खरीदता और कहां तक नहीं खरीदता, आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। एक्चुअली में कंज्यूमर को कभी रिजर्वेशन प्राइस पता ही नहीं होता कि जो चीज हम खरीद रहे हैं उसका एक्चुअल में रिजर्वेशन प्राइस क्या है, वी डोंट नो। और डिमांड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? रिजर्वेशन प्राइस। तो रियल लाइफ में किसी भी व्यक्ति के लिए डिमांड कर्व को ही नहीं बना सकते, इसे सच्चाई है। रियल लाइफ में यू कांट ड्रॉ द डिमांड कर्व ऑफ एनी इंडिविजुअल बिकॉज it represents the reservation price, and consumer himself don't know the reservation price, then how other person knows the reservation price of for me? मुझे मेरा रिजर्वेशन प्राइस नहीं पता इस कमोडिटी के लिए, तो किसी और को कैसे पता होगा? ये बता दे बस, मुझे कोई नहीं बता सकता। तो ये जितना भी आप सब पढ़ रहे हो ये सब एक assumption पर बेस्ड है। रियल लाइफ एप्लीकेबिलिटी इज जीरो। That's why a cardinal approach is not that much effective.
इसलिए दूसरी अप्रोच मेरे पास आई, ऑर्डिनल अप्रोच, जिसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहते हैं। तीसरी अप्रोच आएगी जिसमें ना बजट लाइन होगी ना इंडिफरेंस कर्व होंगे, पॉल सैमुअल्सन की अप्रोच है, ठीक है, रिवील्ड प्रेफरेंसेस, वो तीसरी अप्रोच आएगी कंज्यूमर थ्योरी की। तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। तो दिस अप्रोच इज हैविंग अ biggest limitation. Why biggest limitation? Because this is 100% based on the assumption that we are measuring the utility, which is not at all possible. Getting my point, guys? यस सर। जय जी, आपका हैंड रेस था, बीच में कोई सवाल करना तो प्लीज कर सकते हैं। सर यही पूछना था कि मतलब फिर इसका कोई इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ही नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हैं? ये सिर्फ academics है, only academic. You see the difference between the academics and the professional course ना? अकेडमिक कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं आपके ब्रेन को डेवलप करने के लिए, प्रोफेशनल कोर्स सिखाए जाते हैं जिंदगी को जीने के लिए। ये अकेडमिक कोर्स है, नॉट अ प्रोफेशनल कोर्स। ये रीजन। एनीवेज, कम बैक। तो यानी कि कमोडिटीज को फ्रैक्शंस, यार कैमराज ओपन प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन, प्लीज ओपन योर वेबकैम्स यार, अदरवाइज आई विल क्विट, आई विल नॉट कंटिन्यू, प्लीज ओपन योर वेबकैम्स एवरीवन, एवरीवन प्लीज ओपन योर वेबकैम्स यार। एवरीवन को हिंदी में बोलते, सभी स्टूडेंट्स अपना अपना कैमरे को ओपन करेंगे। ओपन को हिंदी में क्या बोलते हैं? खोल देंगे। खोलने वाले स्क्रू ड्राइवर मत लेके आइए, कहते मैं अपना सारा कैमरा खोल दिया भैया। सुनिए ध्यान से, ये बात तो प्रेटी श्योर है कि वीक, अगर हम कुछ ऐसे डायग्राम बनाते हैं कुछ, हाँ, तो इट कैन बी इन फ्रैक्शंस। कहता हाँ, मैं चला गया मोबाइल की दुकान पे सेलफोन परचेज करने, मैं कहा भैया मेरे को मोबाइल खरीदना, ठीक है जी। कहता भैया कितने मोबाइल दूं? मैंने कहा भैया मेरे को दे दे तू 3.37 यूनिट्स। क्या भैया ड्रिंक करते हो? मैं कहा हाँ। क्या सुबह सुबह पी लिया आज? मैं नहीं भैया। कहते ये कौन से तरीका बात करने का, 3.37 यूनिट्स ऑफ सेल फोन? क्या 3 ले ले या 4 ले ले? मैं कहा ना, मैं 3.37। उन्होंने मुझे बुलाया, क्या सर आप बड़े पढ़े लिखे से लग रहे हो, समझदार हो आप, आओ बैठो, हमें बताओ ये 3.37 कैसे निकाला। मैं कहा कागज दो कागज। मैंने कहा जी मैंने डिमांड को बनाया अपना, मैंने आपका प्राइस डाला, मेरे जो आ रही है वो 3.37 आ रही है, बताओ मैं क्या करूं, मेरे को तो इतने यूनिट चाहिए। उन्होंने कहा सर आप बड़े सीनियर हो इसलिए आराम से कह रहे हो, आप बाहर चले जाओ और धक्के मार के निकालेंगे हम आपको, भागे यहाँ से। मैंने भगा दिया। आप प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ डायग्राम्स? बिकॉज फ्यूल जब मैं लेने गया तो देयर आर सम कमोडिटीज विच कैन बी अवेलेबल इन फ्रैक्शंस। मैं चीनी लेने जाऊंगा, मैंने कहा भैया मेरे को 3 किलो 337 ग्राम, मतलब 3 किलो 370 ग्राम दे दे। उसको ये लगेगा ये साला कोई बंगाली बाबू है, कोई जादू टोना करेगा, लेकिन वो मुझे मना नहीं कर सकता, मुझे देगा इतनी चीनी, इट इज अवेलेबल इन फ्रैक्शंस। मैं पेट्रोल लेने गया, मैंने कहा मुझे 35.6 लीटर पेट्रोल दे दे, वो देगा, उसकी मजबूरी है, बिकॉज इट कैन बी अवेलेबल इन फ्रैक्शंस। मैं टीवी लेने गया, मैंने कहा भैया मेरे को टीवी दे दे, 3.5 टीवी दे दे, देगा नहीं? क्या 3 ले ले 4 ले ले? फोन लेने गया, मैं कहा 3.37 दे दे, देगा नहीं? देगा। तो यानी कि हमारी इकोनॉमी में कुछ कमोडिटीज ऐसी है जो फ्रैक्शंस में अवेलेबल होती है, और कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है जो फ्रैक्शंस में अवेलेबल नहीं हो। मानते हैं इस बात को? तो जो आप ये डिमांड कर बना रहे हो, जिसकी आप इक्वेशन लिख रहे हो, ये सब वो कमोडिटीज है जो फ्रैक्शन में मिल सकती है। क्योंकि अगर जो फ्रैक्शन में नहीं मिल सकती उसके लिए मैं कभी इक्वेशन नहीं लिख सकता। क्योंकि अगर ये 1 है और ये 2 है तो बीच में भी तो ये पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। डिसकंटिन्यूस थोड़ा ना है, बीच में एग्जिस्ट कर रहा है डिमांड का मतलब फ्रैक्शंस में गुड्स अवेलेबल है। तो अगर हम बात करते हैं ऐसे गुड्स की, यहां पे टर्म आती है मेरे पास डिस्क्रीट गुड्स। डिस्क्रीट गुड्स अवेलेबल इन इंटीजर्स ओनली। ऑब्वियसली मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूं, मेरे को
पता है नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, बट डेफिनेशन ऐसी लिखी ऑथर्स ने, अवेलेबल इन इंटीजर्स ओनली, नॉट अवेलेबल इन फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस में नहीं है। 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, बीच में कोई नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे गुड्स है ना हमारे पास? Yes or no? These types of goods are there in the market, जो फ्रैक्शन में नहीं मिल सकता। फोन 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, कहते 2.3 दे दो, नहीं मिलेंगे। कैलकुलेटर मिलेगा, फ्रैक्शंस में नहीं मिलेगा। कॉपी मिलेगी, फ्रैक्शंस में नहीं मिलेगी। ये फोन है, मिलेगा, फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा। ये माउस है, मिलेगा, फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। ये ग्लास है, फ्रैक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन द इकोनॉमी व्हिच आर नॉट अवेलेबल इन द फ्रैक्शंस, बट एट द सेम टाइम देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल इन फ्रैक्शंस। पेट्रोल फ्रैक्शन मिल सकता है, चीनी फ्रैक्शन मिल सकती है, बहुत चीजें जो फ्रैक्शन मिलती है, बहुत चीजें नहीं मिलती। जो नहीं मिलती, अब हम उसकी बात करेंगे। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है ना? यस सर। तो मान लो हमने कहा जी, क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है यूनिट्स 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम यहाँ पे रिजर्वेशन प्राइस कह दे कि रिजर्वेशन प्राइस गिवन था क्वेश्चन में, या कह दे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज गिवन था क्वेश्चन में, या कह दे विलिंगनेस टू पे गिवन था क्वेश्चन में। कहता है पहले यूनिट के लिए हम मैक्सिमम 10 रुपए दे सकते हैं, दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए 5, चौथे के लिए 4, पांचवे के लिए 2 रुपए और इसके लिए 1 रुपए। ठीक है, ओके। और मैं जानबूझ के यहाँ पे जानबूझ के ताकि आपको कल को प्रॉब्लम ना हो, प्राइस फ्रैक्शन में हो सकता है, क्वांटिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। मैं फिर सुन लीजिए, प्राइस कैन बी इन फ्रैक्शन, ओके। प्राइस कैन बी इन फ्रैक्शन, क्वांटिटी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। तो मैं जानबूझ के अपनी मर्जी से यहाँ पे 4.5 कर देता हूँ, यहाँ पे 8.5 कर देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। प्राइस कैन बी इन स्टिल इन फ्रैक्शन, सिर्फ क्वांटिटी नहीं हो सकती बेटा मेरी फ्रैक्शन, ओके। कहते हैं ड्रॉ द डिमांड को। अब इसका जो डिमांड का बनता है बेटा, देखो वो किस तरीके से बनता है। यहाँ पे प्राइस लगाया, यहाँ पे कौन, पहली यूनिट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। पहली के लिए आप कितने रुपए दे सकते हो बताओ? 10 रुपए। भैया पहली यूनिट का है 10, और ये ऐसे नहीं आ रहा, क्योंकि 0.1 0.234 ये मिलेंगे नहीं। मिलेगा तो 0 या 1, बीच में डिमांड कर्व एग्जिस्ट नहीं करता। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस सर। कहते हैं सेकंड के लिए, मैं कहा सेकंड के लिए 8.5। थर्ड के लिए कितना दे सकते हो? मैं कहा 5 रुपए दे सकते हो थर्ड के लिए। चौथे के लिए कितना दे सकते हो? मैंने कहा चौथे के 4.5 दे सकते हैं जी। पांचवे के लिए 2 रुपए, छठवे के लिए 1 रुपये।
यही डिमांड कर्व है बस, जो इस समय आपको सीडी दिख रही है ना, यही डिमांड कर्व है। इसको ऐसे मत करना ज्वाइन, नहीं इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, बिकॉज अगर वो ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है तो उसमें 1 भी अवेलेबल है, उसमें 2 भी अवेलेबल, उसमें फ्रैक्शन भी अवेलेबल है। इस तरीके के डिमांड कर्व में फ्रैक्शंस नहीं है, या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 4 मिलेगा या 5 मिलेगा या 6 मिलेगा, बीच में इनके कुछ नहीं मिलेगा, बीच में कुछ नहीं है, फ्रैक्शंस आर नॉट अवेलेबल। तो इस तरीके के डिमांड कर्व ड्रॉ किए जाते हैं डिस्क्रीट गुड्स में। कहते हैं हमको कैसे पता लगेगा, अगर तो आपको इक्वेशन गिवन है डिमांड कर्व की तो उसको ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन जब भी गिवन होती है वो डिस्क्रीट गुड नहीं हो सकता, इक्वेशन जब भी होती है वो डिस्क्रीट गुड नहीं हो सकता। जब ये टेबुलर फॉर्म में डिमांड को गिवन होगा इसका मतलब ये डिस्क्रीट है। समझ गया आप मेरे को? बोलिए। तो भैया Yes, बोलते sir. नहीं, कैमरे सबके बंद है, बोलेंगे हम है नहीं, तो भैया मेरे को कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? बताइए, कैसे काम चलेगा ऐसे यार? चले ही नहीं सकता काम। यहां तक ये बात सबको समझ में आती है जी? अब क्वेश्चन Yes, कहता है sir. मार्केट प्राइस, क्वेश्चन ने गिवन किया मार्केट प्राइस, कहता है कितना है। मैं फिर कह रहा हूँ प्राइस कैन बी इन फ्रैक्शन, 2 रुपए, 2.5 रुपए, 2 रुपए 75 पैसे, एनीथिंग, एनीथिंग यूज से बताओ। इसमें हमने कहा प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 5.5 रुपए है, मैं जानबूझ के फ्रैक्शन ले रहा हूं क्योंकि आपको ये बात समझा पाऊं कि प्राइस कैन बी इन फ्रैक्शन। पहला खरीदोगे 10 रुपए दे सकते थे, 5, 5.5 मिल, आ जा भाई। दूसरा खरीदोगे, आ जा भाई। Yes, sir. तीसरा लोगे तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी आई, 2 यूनिट्स। 2 units. 5.5 रुपए पे हमने लाइन मार्क कर दी थी, हमने कहा ये 5.5 रुपए है, ये प्राइस लाइन है 5.5 पे। पहले यूनिट का कंज्यूमर सरप्लस, ये बॉक्स कितना है, ये बॉक्स 4.5 रुपए। ये एरिया कितना है, 4.5 है ना भाई, ये डिस्टेंस कितना है 1, ये डिस्टेंस कितना है 4.5, तो मल्टीप्लाई करोगे 4.5 इंटू 1, 4.5 आ गया एरिया। सेकंड का ये आ गया, कितना होगा जी ये 3। कंज्यूमर सरप्लस कितना आ गया यहाँ पे 4.5 प्लस 3, दैट कम्स टू 7.5 स्क्वायर। ये समझ में आता है सबको? Yes, sir. अगर तो आपके पास देखो, वी हैव 3 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस फॉर कंज्यूमर सरप्लस, या तो इक्वेशन होगी लीनियर की, या इक्वेशन होगी नॉन लीनियर की, या ऐसी टेबुलर फॉर्म में दिया होगा, इतनी सी बात। ओके, Okay, sir. yes. मैं एक बार मीटिंग पॉज कर रहा हूँ यहाँ पर।